हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको दो न्यूमेरिकल दिया था, होप आपने उसको कर लिया होगा ना। आज है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में हिंट दिया था कि रिलेटिविटी में ना हर चीज़ चेंज हो जाता है। अगर कोई चीज़ बहुत ही हाई, अगर कोई बॉडी है बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी उसका जो मास है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा और वो कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो देखते हैं कि वो मास कैसे चेंज होता है। तो जो रिलेटिविस्टिक आइडिया है स्पेस एंड टाइम का, वो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया कि मास जो है वो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इन रिलेटिविस्टिक आइडिया ऑफ स्पेस एंड टाइम it gives the concept of mass as a function of velocity. That is, हमने जो concept लिया उसको हमने इससे डिनोट किया, mass is equal to m naught by root of 1 minus v square by c square. Sorry. Mass m is equal to m naught divided by root over 1 minus v square by c square, where m naught is the rest mass of the body. Rest mass बोले तो रेस्ट मास उसको बोलेंगे जब वो स्टेशनरी पोजीशन पे है और उसका मास अगर हम मेजर करते हैं तो उसका जो मास होगा एम नॉट, उसको हम रेस्ट मास बोलेंगे। ठीक है। वेयर वेलोसिटी v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। आप सबको पता है ये चीज़ें। This increase in mass has been directly verified in various electron diffraction experiment. Electron diffraction experiments में ये जो है जो मास इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी के साथ, वो वेरीफाई होता है। इसका मतलब है कि इसका हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जब आप पढ़ोगे, आप जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है। आप जब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि मास भी वेरी करता है। द इंक्रीज इन मास इज नॉट appreciable until the velocity approaches that of light. Increase in mass is not appreciable until the velocity approaches that of light. मीन्स जब वेलोसिटी ऑफ ये जो आपका जो इंक्रीज जो मास इंक्रीज कर रहा है, ये जब तक वेलोसिटी ऑफ लाइट के नीचे है तब तक तो ठीक है, बट जब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाता है तो आप यहाँ देखिए, जैसे ही वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू m नॉट बाई 0 विच इज़ इन्फिनिटी। तो बेसिकली ये एप्रिशिएबल नहीं है अगर v अप्रोचेस टू c हो जाए। ठीक है, ये इन्होंने इस फॉर्मूले से ये कंक्लूड किया है। तो अब आगे हम डेरिवेशन देखेंगे इसका। डेरिवेशन में मैंने कंसीडर किया है कि हमारे पास दो बॉल हैं। एक बॉल जो है उसका जो मास है, एक बॉल का मास वो m1 है, दूसरे बॉल का मास m2 है। वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ हम कंसीडर करेंगे इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ दैट बॉडी। ये दोनों बॉडीज में इनइलास्टिक कोलिजन होगा। तो ये आपका दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम है, एक एस डैश फ्रेम है। दिस इज योर एस डैश फ्रेम, दिस इज योर एस फ्रेम। और ये दो बॉडी है जिसका मास m1 और m2 है। एक को मैंने शेडेड रखा है, दूसरे को मैंने ऐसे ही रखा है ताकि आपको पता चले। दो अलग अलग बॉल हैं, दो अलग अलग मेटल है, मटेरियल है, बॉडी है, और वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं सेम वेलोसिटी u डैश से s डैश फ्रेम में, और s डैश फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
ये बिफोर कोलिजन का पिक्चर है और ये आफ्टर कोलिजन का पिक्चर। जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये दोनों मास एक दूसरे से चिपक जाएंगे और उसके बाद ये दोनों रेस्ट में आ जाएंगे और जो हमारा एस डैश फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर ही रहा है। ठीक है ना, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एस फ्रेम बी डिफरेंट। ऑब्वियसली आपने देखा है वेलोसिटी एडिशन के फॉर्मूले में कि एस यू डैश का फॉर्मूला अलग है और यू का फॉर्मूला अलग था। तो उसी तरह से अब हम रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी के फॉर्मूले से हम देखेंगे कि एस फ्रेम में जो इन दोनों की वेलोसिटी होगी वो क्या होगा। तो मास वन के लिए वेलोसिटी ये फॉर मास m1 और ये फॉर m2। ठीक है, तो बेसिकली m1 के लिए जब रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी से मैंने लिखा तो u1 चूंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, आप इसको देखो, ये पॉजिटिव, ये जो m1 है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ प्लस यू डैश प्लस वी, सेम रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ फॉर्मूला में, बस वहाँ पे जो हमारा u था उसकी जगह हमने u डैश पुट कर दिया। और m2 के लिए चूंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, चूंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के, इसीलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया है, यहाँ पे हमारा माइनस साइन आएगा। उसके बाद एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर और यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा। तो दिस इज़ योर u1 एंड u2। तो ये हमने एडिशन ऑफ वेलोसिटी से डायरेक्ट लिख दिया। अगर आप ये लेक्चर अभी देख रहे हो और आपने एडिशन ऑफ वेलोसिटी नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लो, आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है ना, अब कंसीडर करो एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, जब वो दोनों कोलाइड किए, द टू पार्टिकल आर रेस्ट, वो लोग रेस्ट में पहुंच गए। मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया कि जैसे ही वो लोग कोलाइड किए तो पार्टिकल्स रेस्ट में चले गए विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। ऑब्वियसली एस डैश फ्रेम में वो दोनों कोलाइड कर रहे थे एक दूसरे से, एस डैश फ्रेम में ही कोलिजन हुआ, इनइलास्टिक कोलिजन हुआ और उसके बाद इनइलास्टिक कोलिजन में वो दोनों बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करने के बाद रेस्ट में चले गए। बट अगर हम एस डैश फ्रेम में बैठे हुए ऑब्जर्वर की बात करें, अगर हम एस डैश फ्रेम में ऑब्जर्वर की बात करें तो उसको क्या दिखेगा, चूंकि हमारा एस डैश फ्रेम अभी भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमें तो यही दिखेगा। ट्रेन की बात याद कीजिए, ट्रेन, सबसे पहले एस डैश की बात करते हैं, मतलब ट्रेन की बात करते हैं। ट्रेन में मैं बैठी हूँ और दो लोग एक दूसरे के तरफ अप्रोच कर रहे हैं सेम स्पीड से और अचानक से कोलाइड करके दोनों रुक गए। ठीक है, तो आपको वो बंदे रुके हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसी टाइम जब वो रुक गए, उसी टाइम कोई बंदा जो ग्राउंड में बैठा हुआ है, जो ट्रेन को बाहर से देख रहा है, वो क्या देख रहा है कि वो ट्रेन की स्पीड से मूव कर रहे हैं। आप इसको एकदम अच्छे से उसको इमेजिन कीजिए, दोनों बंदे मेरे लिए रेस्ट में हैं क्योंकि मैं ट्रेन के अंदर हूँ, बट कोई ट्रेन से बाहर जो ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए वो दोनों आदमी जो है वो क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, जो कि ट्रेन की वेलोसिटी है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन द टू पार्टिकल्स आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम, बट विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम दे आर स्टिल मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, जिसमें ये कहते हैं कि टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। तो हमने यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv, तो हमने यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लिया। बिफोर कोलिजन क्या था, m1 u1 और m2 u2 दोनों को ऐड कर दिया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। v वेलोसिटी हमारा कॉमन है तो m1 + m2 इंटू v। अब मैंने u1 और u2 का जो यहाँ पे
जो यहाँ पे हमारी ये u1 और u2 जो हमारे पास है, इस दोनों की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इस दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इस दोनों की वैल्यू हम यहाँ और यहाँ पुट करेंगे, यहाँ और यहाँ। अभी फिर से आप कॉपी लेके बैठिए और इसको सॉल्व कीजिए मेरे साथ। यहाँ और यहाँ पे जब हम पुट करेंगे और m1 को कॉमन ले लेंगे, एक साइड m1 ले लेंगे, एक साइड m2 ले लेंगे, तो हमारे पास ये बचेगा। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप एक बार सॉल्व करिएगा। अगर आपको नहीं हो रहा है, अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर या फिर जब भी आप मुझे ये बताओगे तो मैं आपको सॉल्व करके ये दिखा दूँगी लेक्चर शुरू होने से पहले। बट अभी फ़िलहाल आप इसको ट्राई करो। आप जब इसको सॉल्व करोगे ये इक्वेशन यहाँ कॉमन हो जाएगा, उसके बाद इनटू होगा, उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो आपका m/m2 का रेशियो, ये दोनों, ये देखिए ऊपर वाला जो है, ये न्यूमरेटर जो है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हम रेशियो निकालेंगे m1/m2 इज इक्वल टू ये। यहाँ तक आप ज़रूर एकदम पेशेंस रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। पेशेंस रख के इसको सॉल्व करोगे सब होगा। बट ये है कि जब भी मैकेनिक्स की क्लास हो तो अपनी कॉपी अपने साथ रखा करो, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 यानी कि u1, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 को लेके हमने उसका स्क्वायर कर दिया। टेकिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, और स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, टेकिंग स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, ये स्क्वायर करेंगे हम बोथ साइड और उसके बाद डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 को हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद यहाँ सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने 1 से इसको माइनस कर दिया पूरे को, ये आप देख रहे हो, और माइन्यूटली इसको देखिए। उसके बाद इसको मैंने एज इट इज़ रखा और इसको सॉल्व करना शुरू किया। इसको एज इट इज़ रखना है और इस वाले इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है। इस वाले इक्वेशन को आगे सॉल्व किया, आप देखते जाइए। ये डिनोमिनेटर में जो था वो यहाँ पे आ गया और सी स्क्वायर को मैंने यहाँ इसके साथ ऐड करके इसको भी स्क्वायर कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया। अब इसको मैंने a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया यहाँ पे इसके लिए, और इसके लिए भी मैंने a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया। जब हम इसे पुट करेंगे तो हमें फाइनली ये निकल के आएगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 3-4 स्टेप और है, मैंने इसको लिखा नहीं, ये आपके लिए छोड़ा है मैंने। इसको सॉल्व करो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है ये क्वेश्चंस याद करने की कोशिश करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा मैथमेटिक्स है इसमें, सिंपल a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, बस यही फॉर्मूला है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आप देखोगे कि आपको ये इक्वेशन निकल के आएगा। फिर चूँकि मुझे इक्वेशन नंबर 3 में, आप अगर देखो इक्वेशन नंबर 3 में मुझे
इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू किया। इक्वेशन नंबर 1 से मुझे ये वैल्यू मिला, इक्वेशन नंबर 1 से मुझे ये वैल्यू मिला जिसको हम यूज़ करेंगे। और अगेन हम इक्वेशन नंबर 2 से सिमिलर मेथड यूज़ करते हुए हमें 1 माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, जो कि ये है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। अभी अब अगर मैं देखूं, अभी मैं यहीं दिखाती हूँ आपको। इक्वेशन नंबर हमारा ये है 3, 1 प्लस वाला टर्म, वन प्लस वाला टर्म ऊपर है और 1 माइनस यू डैश वी बाई सी स्क्वायर वाला नीचे है। तो अभी हम यहीं पे देख लेते हैं। अगर हम इनका रेशियो, इन दोनों का रेशियो निकालें, एक मिनट, अगर हम इसका और इसका, इन दोनों का रेशियो निकालें तो ये और ये बच जाएगा। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये दोनों जो हमारा न्यूमरेटर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास बच जाएगा क्या, ये हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ये देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 3, जब इक्वेशन 3 में किया तो मैंने पहले ही बता दिया क्या क्या कटने वाला है। उसके बाद हमारे पास ये बचा, ये हमारा रेशियो है, ठीक है। नाउ अब हम एक कंडीशन कंसीडर करते हैं। वो कंडीशन क्या होगा कि अगर मैंने ये कंसीडर किया कि जो पार्टिकल 2 है जिसका मास m2 है, अगर वो जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है एस डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब अगर आपको याद है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पंखे पे बैठा दिया था, अगर आपको याद हो तो उस वही कॉन्सेप्ट, अब आप थोड़ा सा फनी है, अब आप चाहो तो बॉल पे बैठ जाओ। मीन्स जो हमारा एस फ्रेम था वो बॉल नंबर 2 हो गया। तो अगर मैं बॉल पे ही बैठी हूँ तो जो पहला वाला बॉल है वो तो मेरे तरफ अप्रोच कर रहा है, पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरा वाला जो बॉल है वो मेरे लिए तो स्टेशनरी हो गया, राइट। तो क्या हो गया कि हमारा जो पार्टिकल 2 की वैल्यू 2 जो है और हमारा एस फ्रेम वाला जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, बॉल पे ही बैठा हुआ है, तो उसके लिए एस फ्रेम बॉल हो गया और वो बॉल जो है वो उसके लिए क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। स्टेशनरी मीन्स उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई। इसका मतलब u2 इज इक्वल टू 0 और मास, चूंकि वो बॉल स्टेशनरी है तो उसकी मास जो है वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर मास हो जाएगा, मीन्स रेस्ट मास हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे m2 इज इक्वल टू m0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन का है, ठीक है। देन अब m1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे u2 को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या, इस इक्वेशन में u2 अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, m1 इज इक्वल टू m0 बाई रूट ओवर 1 माइनस u1 स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वेयर m0 इज योर रेस्ट मास एंड m1 इज द। अब कंसीडर करते हैं कि जो दोनों बॉल था वो आइडेंटिकल था। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m0 फॉर व्हेन u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू 0, मतलब रेस्ट मास जो होगा दोनों का सेम होगा बिकॉज वो आइडेंटिकल है। बट m1 यहाँ पे जो है उसको हम m कंसीडर करेंगे क्योंकि वो रिलेटिविस्टिक मास है जो कि मोशन में है तब, ठीक है। तो जब टू पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, सो वी कैन रिप्लेस m1 इज इक्वल टू m एंड u1 इज इक्वल टू v, वेयर v इज द वेलोसिटी जिससे आपका पार्टिकल मूव कर रहा है,
जो वेलोसिटी से आपका पार्टिकल, जो आइडेंटिकल पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो ये जो इक्वेशन है वो और रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, which is relativistic formula for variation of mass. This is the relativistic formula for mass. ठीक है, समझ में आया? पहले हम कंसीडर, और इसको एकदम शॉर्ट में समझो, बहुत ही शॉर्ट में मैं समझाती हूँ कि दो आइडेंटिकल बॉल लिया मैंने और उसके बाद उसका इनलास्टिक कोलिजन कराया। इनलास्टिक कोलिजन कराने के बाद एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम में हम लोगों ने वेलोसिटी डिफाइन की। वेलोसिटी डिफाइन करने के बाद हम लोगों ने उसी से मास m1 और m2 का मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को यूज करते हुए हमने मास की रेशियो निकाल लिया, m1 एंड m2 का मास का रेशियो। अब मैंने क्या किया, मैंने एस फ्रेम को बॉल 1 में शिफ्ट कर दिया। तो जब बॉल m1 जो हमारा बॉल नंबर 2 है, बॉडी नंबर 2 है, उसको जब हमने एस फ्रेम उस पर सेट कर दिया तो क्या होगा, मेरे लिए वो स्टेशनरी हो जाएगा। स्टेशनरी की वजह से हमारा u2 जो होगा एस फ्रेम में, जो u2 होगा वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर मैंने चूंकि बॉल हमारा आइडेंटिकल था, दोनों सेम मास का था, उन दोनों का रेस्ट मास भी सेम होगा, तो इसका मतलब जो रिलेटिविस्टिक मास होगा वो भी दोनों का लगभग सेम ही होगा, अगर इसकी वेलोसिटी उतनी होगी तो इसीलिए फिर जब हम दोबारा से दोनों के मास का जो रेशियो है उसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा निकल के आएगा वो होगा m इज इक्वल टू m नॉट divided by root over 1 minus v square by c square, which is nothing but the relativistic formula for the variation of mass. It means कि mass जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, मास वैसे वैसे इंक्रीज करेगा ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन देखेंगे हमारा क्या क्या कंक्लूजन निकाला है मैंने। पहला कंक्लूजन जो फॉर्मूला से ही निकल के आया, जो अभी मैंने बताया, इफ v इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर के लिए यानी एस मतलब जो मेरा बॉल है उस पर मैं बैठी हूँ या आप बैठे हो ऑब्जर्वर की तरह, तो अगर मैं जो बॉल नंबर 1 है उसका जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, मास भी इंक्रीज हो जाएगा ना। एज v टेंड्स टू c, mass tends to infinity, that is no particle can have a velocity equal to or greater than c. No particle can have velocity equal to or greater than c. इसके आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। ये आपका एक और होमवर्क है। बहुत सारी थ्योरी आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आइंस्टीन थ्योरी, चूँकि ये आइंस्टीन का दिया हुआ था तो उनको बहुत सारी थ्योरी ऐसी आई है जिसमें ये कहा गया कि आइंस्टीन थ्योरी फेल हो रही है, और ऐसा नहीं है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो ये वाला ज़रा थोड़ा सा आप लोग ना इस पर रिसर्च करके मुझे बताना ये क्या है। एंड द लास्ट वन इज व्हेन v is very less than c, mass is equivalent to m naught, which is the rest mass of the body, rest mass of the ball, which tends to classical theory, which tends to Newtonian theory. ठीक है, तो 3 कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया। पहला कि जैसे जैसे v इंक्रीज करेगा ऑब्जर्वर के लिए वैसे वैसे मास भी इंक्रीज करेगा उसी ऑब्जर्वर के लिए। सेकेंड, जैसे वेलोसिटी c की तरफ बढ़ेगी मास इन्फिनिटी हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट इज, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी c के बराबर नहीं हो सकता, जिसका मास है उसका c के बराबर वेलोसिटी नहीं हो सकती और c से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए जो c की वेलोसिटी, जैसे फोटोन जो है
फोटोन के बारे में बोला जाता है कि सी जो है वो सी की स्पीड से मूव करती है, तो उसका मास हम हमेशा 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज सेम, कैसे रिलेटिविस्टिक को हम लिमिटेड कंडीशन में क्लासिकल मैकेनिक्स में चेंज करते हैं, क्लासिकल थियोरी में, न्यूटोनियन थियोरी में चेंज करते हैं, वही है कि एज v इज लेस देन c, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस ज़ीरो और m नॉट। ज़ीरो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही छोटा, v स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और c स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, तो बेसिकली इसको 1 बाई इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, और 1 बाई इन्फिनिटी इज योर 0, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है कि ये जो मैंने स्टेप जंप किया है, जो स्टेप को मैंने जंप कर करके आपका वो जो सॉल्व नहीं किया वो आप उसको प्लीज़ सॉल्व करें, और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था इस पर थोड़ा सा रिसर्च करो कि कौन से कंडीशन में, कौन से सर्कमस्टांसेस में किसी भी पार्टिकल का जिसका मास है, एक थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन का मास है हमारे पास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 0 तो है नहीं, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से मूव करता है। तो मैं आपसे इस बारे में पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताएं कि कौन से कंडीशन में ये ऐसा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आइंस्टीन की सबसे फेमस जो इज इक्वल टू mc² वाला जो फॉर्मूला है, जो फंडा है, वो उसको क्लियर करेंगे कि इज इक्वल टू mc² निकल के कहाँ से आया। और E इज इक्वल टू mc² इतना फेमस है कि जिन बच्चों को फिजिक्स भी नहीं आता फिर भी आप उनसे पूछना कि इज इक्वल टू mc² पता है, तो वो ज़रूर हाँ कहेगा। इवन बहुत सारे टी शर्ट्स ऐसे आते हैं जिसमें इज इक्वल टू mc² लिखा रहता है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इज इक्वल टू mc², ये क्या कहता है हमें, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छा बहुत ही मीन्स फिज़िक्स के लिए बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इज इक्वल टू mc² के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।